एक घने जंगल के बीच एक छोटी सी लड़की अपने डैड के साथ एक पुराने से घर में रहती है। उसने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी, ना स्कूल, ना दोस्त, ना खुला आसमान। उसके डैड ने हमेशा उसको बताया है कि बाहर भयानक जंगली जानवर हैं जो उसको मार सकते हैं, इसीलिए वो उसे घर के एक अटैक में बंद रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती है उसमें कुछ बदलाव होने लगते हैं। उसे अजीब सपने आते हैं और उसके शरीर में अजीब सी हलचल होने लगती है। उसको लगता है कि शायद उससे कुछ छुपाया जा रहा है। और जब वो पहली बार असली दुनिया में कदम रखती है तो उसको पता चलता है कि जो डर उसे बताया गया था असल में वो उसकी अपनी पहचान से जुड़ा हुआ है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो सच और झूठ के बीच फंसी हुई है। उसे खुद नहीं पता कि वो कौन है, और जब सच्चाई सामने आती है तो उसका पूरा वजूद ही बदल जाता है। ये फिल्म थ्रिल और इमोशन से भरी हुई है, इसीलिए अब समय को ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वाइल्डलैंड। ये फिल्म एक घने जंगल के बीच से शुरू होती है, जहाँ पर एक छोटी लड़की जिसका नाम एना है अपने गार्जियन गेब के साथ रहती है। एना उसको डैड कहकर बुलाती है और गेब उसकी देखभाल करता है। वो उसे एक अटैक में बंद रखता है और कभी भी बाहर जाने नहीं देता है। एना ने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी है। उसने जितनी भी दुनिया देखी है वो सिर्फ एक छोटी खिड़की से देखी है। हर रात गेब उसको वाइल्डलिंग्स नाम के डरावने जीवों की कहानियां सुनाया करता था, जो नुकीले दांतों, लंबे नाखूनों और बालों से ढके होते। वो कहता है कि बाहर जाना खतरनाक है। इन कहानियों से एना बहुत डरती है, लेकिन उसकी जिज्ञासा अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बाहर जाने से रोकने के लिए गेब दरवाजों पर बिजली के झटके लगाने वाले डिवाइसेस लगाता है। वो कहता है कि वो एना का पिता है और उसकी सुरक्षा के लिए वो ये सब कर रहा है। गेब एना को सिर्फ सब्जियां खाने को देता था, जबकि वो मांस को एना से दूर रखता था। अब ऐसे ही एक दिन गेब किसी से बात कर रहा होता है जिसको एना सुन लेती है। वो दरवाजे को छूती है, लेकिन उसको छूते ही उसे जोर का झटका लगता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। होश आने पर गेब कहता है कि ये सब वाइल्डलिंग से बचाने के लिए है। वो कहता है कि एना धरती पर आखिरी इंसान है और उसका फर्ज है उसकी रक्षा करना। एना जब अपने जन्मदिन पर एक केक और एक हैमस्टर गिफ्ट पाती है तो काफी खुश हो जाती है। हैमस्टर उसका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है, लेकिन एक दिन उसकी मौत हो जाती है। गेब उसको समझाता है कि मौत का मतलब क्या होता है। अब समय के साथ एना बड़ी होने लगती है। अब गेब के लिए समस्या थी क्योंकि एना अपनी टीनेज में पहुंच रही थी। गेब इससे परेशान हो जाता है, इसीलिए वो एना को ऐसी दवाइयां देता है जो उसकी ग्रोथ को रोक सकती थी। वो उसकी सेहत खराब कर देता है। वो ये दवा बीमारी का इलाज बताकर उसको देता रहता है। अब धीरे धीरे एना दर्द में जीने लगती है और एक दिन कहती है कि जैसे उसका हैमस्टर बेहतर जगह चला गया है वैसे ही वो भी जाना चाहती है। ये सुनकर गेब को अपने किए पर पछतावा होता है और वो खुद को गोली मार लेता है, जिसके बाद एना एक अस्पताल में जागती है। अजनबी लोगों से घिरी हुई एना घबरा कर अस्पताल की छत पर पहुंच जाती है, जहां पहली बार वो सूरज की गर्मी को महसूस करती है। लेकिन पुलिस उसको वापस कमरे में ले आती है और बांध देती है। शेरिफ एलन नाम की एक महिला उसको समझाने की कोशिश करती है और डॉक्टर उसको बताता है कि एना को सालों तक ऐसी दवा दी गई है जो उसकी शारीरिक वृद्धि रोक सकती है। ये सुनकर शेरिफ एलेना एना को बांधने से मना कर देती है। वो उसे किसी अनजान परिवार को सौंपने के बजाय अपने घर ले जाती है, जहाँ पर उसका भाई राय भी रहता है। जब तक एना की असली पहचान की पुष्टि नहीं हो जाती, शेरिफ खुद उसकी देखभाल करने का फैसला करती है। यहाँ पर पता चलता है कि गेब मरा नहीं है, बल्कि अस्पताल के एक और कमरे में उसका भी इलाज चल रहा है। उधर एना धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी में ढलने लगती है। वो शेरिफ एलन के भाई राय के साथ एक गहरा रिश्ता बना लेती है। राय एना को रिप्रोडक्शन के बारे में समझाता है, क्योंकि एना को पहले बच्चों के जन्म को लेकर कई गलतफहमियां थी। अब जैसे जैसे एना अपने टीनेज में आगे बढ़ रही थी, उसे महसूस होता है कि उसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज हो गई है। उसे जंगल में वाइल्डलिंग्स की झलकियां दिखने लगती हैं। वो अब राय के साथ स्कूल भी जाने लगती है और पहली बार अपनी उम्र की दूसरी लड़कियों से मिलती है। अब क्यूरियोसिटी में एना लाइब्रेरी जाती है और नॉर्दर्न लाइट्स और वाइल्डलिंग्स के बारे में पढ़ने लगती है। और अब जब वो एलन की देखभाल में है तो उसे बाहर घूमने और प्रकृति को महसूस करने की आजादी भी मिल चुकी है। ऐसे ही एक दिन स्कूल से लौटते वक्त एना एक हिरन को देखती है और उसका पीछा करने लगती है। तभी वो एक शिकारी के जाल में बस गिरने ही वाली होती है कि एक अजीब सा आदमी आकर, जो कि भेड़िए की खाल पहने हुए था, उसका रास्ता रोक देता है। अगले दिन एना फेरल जानवरों के बारे में और जानने लाइब्रेरी जाती है। किताब पढ़ते समय वो देखती है कि उसके नाखूनों के काले निशान उभरने लगे हैं।
रात में जब वो बाथटब में होती है तो एलन उसे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट बताती है, जिससे साफ होता है कि गेब उसका असली पिता नहीं था। ये बात एना को हैरान कर देती है, क्योंकि परिवार का मतलब ही उसे अब तक ठीक से समझ नहीं आया था। ऐसे ही एक शाम एना और राय छत पर एक साथ समय बिताते हैं। राय उसके स्कूल के असाइनमेंट में मदद करता है, लेकिन एना का ध्यान नॉर्दर्न लाइट्स पर चला जाता है। तभी वो दूर कुछ झिलमिलाती रोशनी को देखती है, जो असल में उसी की दोस्त जेन के घर से आ रही थी। वो लाइट्स इसलिए आ रही थी क्योंकि जेन के घर में पार्टी चल रही थी। एना पहली बार किसी बड़ी पार्टी में जाने का अनुभव करती है। वहाँ पर एक ड्रिंक पीने के बाद वो काफी अजीब महसूस करती है। पार्टी में राय और एना के बीच एक रोमांटिक पल आता है, लेकिन तभी उसका क्लासमेट लॉरेंस उनको देख लेता है। तभी एना के मुंह से खून बहने लगता है और वो घबरा जाती है। वो बाथरूम में भागती है और देखती है कि उसके कुछ दांत गिर रहे हैं। डर के मारे वो खिड़की से भाग जाती है और सीधा जंगल की ओर दौड़ पड़ती है, जहाँ जंगल में भागते हुए एना पर पीछे से किसी ने हमला कर दिया था, जो देखने में एक वाइल्डलिंग जैसा लगता था। बचाव में एना उससे लड़ती है और उसको काट लेती है, लेकिन तभी उसको पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस है। एना उसको उठाने की कोशिश करती है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि लॉरेंस ज्यादा खून बहने की वजह से मर चुका था। डरी और परेशान एना वहाँ से भाग जाती है, जो अपने पुराने घर यानी कि गेब के घर लौट आती है, ताकि वो अपनी पहचान के बारे में कुछ जवाब ढूंढ सके। वो सीधा अटैक में जाती है और अपने पुराने कमरे में जाकर सुकून पाने की कोशिश करती है। वो खुद को साफ सुथरा करने के बाद टाउन की ओर निकल जाती है, जहाँ घर पहुँचने पर शेरिफ एलन से पूछती है कि आखिर वो कहाँ पर थी, जिस पर एना कुछ नहीं बताती और चुप रहती है। तभी ऑफिसर रॉजर वहाँ पर आता है, जो बताता है कि लॉरेंस गायब हो गया है। वो एना से पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन एलन इस बात को टालकर उसको भेज देती है। बाद में एलन एना से सच जानने की कोशिश करती है, लेकिन एना अब भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपने विचार और अनुभव अपने अंदर ही रखती है। समय बीतने के साथ उसकी ये चुप्पी एलन को परेशान करने लगती है। ऐसे ही एक शाम जब राय उसके कमरे में आता है, तो वो एलन से कहता है कि आप चिंता मत करिए, एना का ख्याल मैं रखूंगा। वो एना को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वो एना के मुंह को देखता है और पाता है कि उसके दांत गिर रहे हैं। इस चीज से घबराकर वो ये बात एलन को बताने बाहर चला जाता है। इस बीच एना को मौका मिल जाता है और वो घर से भागकर जंगल की ओर चली जाती है। अब जंगल ही वो जगह बची थी जहाँ पर वो सबसे ज्यादा सुरक्षित और शांत महसूस करती थी। वहाँ पर उसकी मुलाकात फिर से उसी वुल्फमैन से होती है, जो पहले भी उसको मिला था। वो एना को खाना देता है क्योंकि वो भूखी होती है। वो उसके नाखूनों और दांतों को देखकर शक करता है कि शायद एना भी एक वाइल्डलिंग है, वो जीव जो 16 साल पहले खत्म कर दिए गए थे। वुल्फमैन ये भी बताता है कि एना की माँ का शव अब भी पास की एक गुफा में मौजूद है। ये सुनकर तो एना को अपनी माँ की पहचान जानने में और गहरी दिलचस्पी हो जाती है। एना वुल्फमैन के साथ पास की एक गुफा में जाती है। वहाँ पर उसको एक खोपड़ी मिलती है जिसमें गोली का निशान होता है। अब जैसे ही वो उस कल को हाथ में लेती है तो उसको एक झलक दिखाई देती है, जिसमें गेब, जिसे वो अब तक अपना पिता मानती थी, उसकी माँ को गोली मार रहा है। अब एना को सच्चाई समझ आ जाती है कि गेब वाइल्डलिंग्स के सफाई में शामिल था, यानी कि वो उनका शिकार करता था। लेकिन वो नन्ही एना को मार नहीं पाया और उसको अपने साथ ले गया। सच जानने के बाद एना सीधे अस्पताल जाती है ताकि वो गेब से मिल सके, यानी कि वो गेब को कन्फ्रंट करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही गेब होश में आता है और जब वो उसको देखता है तो एना कुछ नहीं कर पाती। उधर एलन लॉरेंस की मौत की जांच कर रही होती है, जहां केस फाइल में उसे एना के पुराने कमरे की एक ड्राइंग से मेल खाता हुआ सुराग मिलता है। जब एना वापस घर आती है तो एलन उसके नुकीले पंजे जैसे नाखूनों को देखकर चौंक जाती है, इसीलिए वो तुरंत उसको हथकड़ी लगा देती है। एलन बताती है कि लॉरेंस की लाश के पास एना के कपड़े मिले थे, इसीलिए शहर भर को शक है कि एना ने ही उसकी हत्या की है। जिसके बाद एना को जेल भेज दिया जाता है, जबकि वो बार बार खुद को निर्दोष बताती है। जेल में वो शीशे में देखती है कि उसके दांत अब पहले से भी ज्यादा नुकीले हो रहे हैं, ठीक वैसे जैसे उस कल के थे जो उसने गुफा में देखी थी। रात को गेब एना से मिलने जाता है। वो मानता है कि उसको जिंदा छोड़ना शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो एना को एक इंजेक्शन देता है और कहता है अगर वो इस इंजेक्शन को ले लेगी तो शायद उसको एक बेहतर जिंदगी मिल सकेगी। लेकिन अब एना अपनी पहचान को स्वीकार कर चुकी होती है। वो जानती थी कि वो एक वाइल्डलिंग है, इसीलिए वो इंजेक्शन लेने से मना कर देती है। गेब भावुक हो जाता है और उसको वहीं छोड़कर चला जाता है, जहां अगले दिन एलन एना को देखने आती है, जहां पर वो देखती है कि एना बिस्तर के नीचे छुपकर सो रही है।
अब जैसे ही एलन सेल का दरवाजा खोलती है, एना अचानक से उसके ऊपर हमला कर देती है। वो एलन और बाकी पुलिस वालों को कैद करके जेल से भाग निकलती है, जहाँ बाहर पहुंचने पर उसकी मुलाकात राय से होती है, जो अपनी कार में होता है। एना उसको सब कुछ बताती है और उसको मनाती है कि वो उसको नॉर्दर्न लाइट्स तक छोड़ दे, वही जगह जहाँ पर उसका जन्म हुआ था। रास्ते में एना राय को बताती है कि वो एक वाइल्डलिंग है। थोड़ी देर के बाद राय कार को रोक देता है, क्योंकि एना अकेले आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन राय उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित होता है, इसीलिए वो अंधेरे जंगल में उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। एना पास की एक झील में नहाने जाती है और पूरी तरह भीग जाती है। उसे काफी ठंड लग रही होती है, इसीलिए राय बॉनफायर जलाता है ताकि उसके कपड़े सूख सके। अब जैसे ही एना अपने कपड़े उतारती है, राय उसके पीठ पर उगते हुए बाल देखकर चौंक जाता है, लेकिन एना उसको भरोसा दिलाती है कि वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब यहाँ से सीन बदलता है और गेब ऑफिसर रॉजर के साथ एना के जेल से भागने की चर्चा कर रहा होता है। काफी सोच विचार के बाद वो एक टीम बनाकर एना को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। उधर एना और राय जंगल में भाग रहे होते हैं, जहाँ सर्च डॉग्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर शिकारी पहुंच जाते हैं, जो राय के कंधे पर गोली मार देते हैं। अब इस सिचुएशन से बचने के लिए एना राय को एक चट्टान से नीचे पानी में धक्का दे देती है और खुद भी नीचे कूद जाती है। वो शिकारियों को भटकाने के लिए उल्टी दिशा में भागती है और राय को बच निकलने का मौका देती है, जिसके बाद एना उसी गुफा में पहुंचती है जहाँ पर उसे उसकी माँ का स्कल मिला था। दूसरी ओर राय अपनी बहन एलन से मिलता है। वो उसको बताता है कि अब एना उसके साथ नहीं है। अब एना अकेले जंगल में जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही है और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से एक वाइल्डलिंग में बदल जाती है। वो खुद को छुपाने के लिए अपने शरीर और चेहरे पर मिट्टी लगाती है ताकि शिकारी उसको पहचान ना सके। एक दिन राय स्कूल जाते समय देखता है कि रॉजर पेट्रोल भर रहा है। उसे शक होता है कि अब वो एना को मारने की तैयारी कर रही है। वो तुरंत एलन को फोन कर देता है और सारी बात बता देता है, जहाँ जंगल में एना एक शिकारी को मार देती है और जैसे ही बाकी शिकारी उसके शव के पास आते हैं, एना वहाँ से भाग जाती है। अब वो पूरी तरह वाइल्डलिंग बन चुकी होती है, जिसको बचाने के लिए एलन भी जंगल में पहुंच चुकी है। जो उन मरे हुए शिकारियों को देखकर काफी डर जाती है। तभी रॉजर उसके ऊपर बंदूक तान देता है और इस मामले से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर एना आ जाती है, जो रॉजर को भी मार डालती है। वो खुद को एलन को दिखाती है क्योंकि अब एना प्रेग्नेंट है, जिसके बाद वो जंगल में गायब हो जाती है। अब शिकारी एना को पकड़ने के लिए पूरे जंगल में आग लगा देते हैं, जिससे एना और ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि शायद ये जंगल ही अब एना का घर था। इसीलिए उस जलते हुए जंगल को देख एना काफी परेशान हो जाती है और प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी वो खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागती रहती है। आखिरकार वो एक जानी पहचानी गुफा में पहुंचती है, लेकिन वहाँ पर गेब उसको ढूंढ निकालता है। वो उसको बेहोश करने वाला इंजेक्शन दे देता है, जिससे एना गिर जाती है। गेब उसकी माँ को याद करते हुए एना के बच्चे को निकालने के लिए उसका ऑपरेशन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एना होश में आ जाती है, जो इस बार गेब को भी मार डालती है। जिसके बाद वो जोर से चीखती है, जिसकी चीख से हमें उसकी ताकत का अंदाजा होता है। लेकिन इसी के साथ वो फिर से बेहोश भी हो जाती है और जब उसको दोबारा होश आता है तो वो देखती है कि वही वुल्फमैन उसकी देखभाल कर रहा है, जो उसके घाव सिल रहा है। जहाँ नेक्स्ट डे हम एलन और राय को जंगल में एना की तलाश करते हुए देखते हैं। वो उसको दूर से देख लेते हैं, लेकिन वो उसको रोकने के बजाय जाने देते हैं, क्योंकि अब उनको भी यही लगता है कि शायद ये जंगल ही उसका असली घर है। उसके लिए सबसे सही जगह ये जंगल ही है, जहाँ फिल्म के एंड में हम एना को नॉर्दर्न लाइट्स के पास देखते हैं, जिसकी गोद में उसका छोटा बच्चा भी है, जिसको लेके वो आसमान की सुंदर रोशनी को देख रही होती है और शांति महसूस करती है। और तभी वो दूर से किसी वाइल्डलिंग की आवाज को सुनती है, जो संकेत था कि शायद एना अकेली नहीं है। उसके जैसे वाइल्डलिंग्स अभी भी जिंदा हैं, जो शायद उसका परिवार बन सकते हैं। जिस फाइनल सीन के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, एक घने जंगल की खामोशी में जहाँ कभी एक मासूम सी बच्ची अपने वजूद को लेकर उलझी हुई थी, अब वही एक औरत खड़ी है, जो जान चुकी है कि उसकी पहचान उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसने एक झूठी दुनिया से निकलकर अपनी हकीकत को गले लगाया। वो दर्द से गुजरी, अपनों से लड़ी और खुद को उन जंजीरों से आजाद किया जो बचपन से उसको कैद में रखे हुए थी। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये उन सब की कहानी है जिन्हें समाज अलग कहकर किनारे कर देता है। ये कहानी बताती है कि सच्चा राक्षस वो नहीं होता जो दिखने में डरावना होता है, बल्कि वो होता है जो सच को छिपाए, आजादी को रोके और इंसानियत की आड़ में जुल्म करे। आखिर में जब वो लड़की अपने बच्चे को लेकर नॉर्दर्न लाइट्स की ओर बढ़ती है, तो वो सिर्फ भाग नहीं रही होती, वो एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रही होती है। और यही सबसे बड़ा मैसेज है, जो भी हो, जैसे भी हो, अपनी सच्चाई को अपनाओ
क्योंकि डर से लड़ने की सबसे पहली शर्त है खुद से प्यार करना। वेल, इसी ब्यूटीफुल से मैसेज के साथ आज की इस कहानी को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करें। सो विद ऑल दैट सेड, मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।